नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। डिबेट के सबसे बड़े शो महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज 1 फरवरी का दिन है। सभी को इंतजार रहता है कि 1 फरवरी जब आएगी तो फिर वित्त मंत्री के पिटारे से सभी के लिए कुछ न कुछ खास निकलेगा। और आज एक ऐतिहासिक बजट मोदी सरकार की ओर से पेश किया गया, जिसमें मिडिल क्लास का अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। 12 लाख तक की सालाना आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि हर महीने अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपको अब कोई टैक्स सरकार को नहीं चुकाना होगा। और देश के 45 करोड़ भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ी खबर है, जिसको लेकर यकीनन मिडिल क्लास इस वक्त काफी ज्यादा खुशी व्यक्त कर रहा है और अपनी बातों का इजहार भी कर रहा है। भारत सरकार के तमाम मंत्रियों की ओर से मोदी सरकार के इस बजट को लेकर 10 में 10 नंबर दिए गए, तो ही भी विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस बजट की मुखालफत की जा रही है, आलोचना की जा रही है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि दरअसल गोली पर सिर्फ मरहम पट्टी करने की यह कोशिश की गई है। जहां पर गोली के घाव हो उसको थोड़ी सी ऊंट के मुंह में जीरा करार देने की कोशिश उनकी ओर से की गई। अरविंद केजरीवाल, चूंकि दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में आप चले 2/3 लोग इस मध्यम वर्गीय कैटेगरी में आते हैं जिनकी सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए है। यहां पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि दरअसल ये जो बदलाव करने के संकेत दिए गए हैं मोदी सरकार की ओर से पूरी तरह से नगण्य है। हमने तो जीएसटी और टैक्स छूट में आधे से ज्यादा कम करने की मांग की गई थी, जिसको सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि बड़े बड़े आंकड़े जो पेश किए गए हैं बजट में, मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो महाकुंभ में जो मौत का आंकड़ा है वो कितना है, सरकार इसकी सच्चाई देश के सामने रखे। कुल मिलाकर विपक्ष को यह बजट पसंद नहीं आया। लेकिन वहीं सरकार की ओर से लगातार बजट की तमाम खूबियों को गिनाया जा रहा है। विपक्षी दल खामियां गिना रहे हैं, लेकिन यह बात सच है कि आज का यह बजट बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि 45 करोड़ लोगों से सीधे जुड़ा हुआ यह बजट है। और इसी वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आज के इस बजट से मध्यम वर्गीय लोगों के ज़हन में जो सवाल उठ रहे थे, तमाम सवालों का जवाब मिल गया, उनको राहत मिल गई और इससे अब वो मोदी सरकार की तारीफें करेंगे। क्योंकि बीते कई सालों से जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपने बजट पेश कर रही थी, आज उनका 8वां बजट था। मध्यम वर्गीय लोग उम्मीद लगाए रहते, लेकिन कभी भी उनको राहत नहीं मिलती थी। लेकिन अब सीधे 7 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख कर दिया गया है। और इसी वजह से सवाल यह है कि क्या अब चैन के सांस मध्यम वर्गीय परिवार लेगा। उनकी जेब में जब पैसा आएगा तो काफी ज्यादा बजट भी होगा और खर्च की सीमा भी बढ़ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी पूछा जा रहा है, दिल्ली चुनाव पर भी क्या इसका पड़ेगा असर, और सवाल बिहार को लेकर भी, क्योंकि इसी साल नवंबर दिसंबर में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव। और बिहार के लोगों को भी कई बड़ी सौगात आज के बजट में देने की कोशिश की गई है। और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो साड़ी पहनी हुई थी वो बिहार से ही ताल्लुक रखती है। इसके जरिए बिहार में एक बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश थी। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। पक्ष विपक्ष के मेहमान जुड़ेंगे, बड़े अर्थशास्त्री भी हमारे साथ मौजूद होंगे, जिसके साथ हम करेंगे चर्चा। लेकिन उसके पहले बयानों का जो दौर सामने आया है, यह बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया। जिनको नए नए जॉब मिले, इनकम टैक्स की ये मुक्ति उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े, कौन खो गया है उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण, वंचितों का सम्मान और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित। आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। उस 16 लाख करोड़ रुपए की वसूली आप कैसे करेंगे, आपने उस पर कोई बातचीत नहीं की। बिहार का चुनाव को सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को। पूरा बजट जो है
सौतेला व्यवहार बिहार के साथ बिहार को नीतीश कुमार जी कुछ नहीं दिला पाए। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। दावे किए गए हैं, एक तरफ मिडिल क्लास को लेकर जो बड़े ऐलान किए गए हैं, सरकार की ओर से ऐतिहासिक बजट करार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा है 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अपेक्षाओं के पूरे होने का आज दिन है। वित्त मंत्री की भी उन्होंने आज के शानदार बजट पर जमकर तारीफ की। तो विपक्ष की ओर से लगातार इस बजट को लेकर आलोचना की जा रही है। वैसे हमने हमेशा ही देखा है जब भी बजट सामने आता है सरकारी पक्ष उसकी जमकर तारीफ करता है तो विपक्ष की ओर से आलोचना भी की जाती है। फिलहाल कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। अनुराग ढांडा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। यामिनी अग्रवाल जी, आप अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही अखिल स्वामी जी, आप भी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, मिडिल क्लास की मुरादें क्या आज पूरी हो गई? देश में 45 करोड़ की आबादी है जो 1 लाख रुपए हर महीने कमाती है और दिल्ली चुनाव पर भी जमकर निशाना साधा गया है इस बजट के जरिए। वोट मिलेंगे क्या इससे? गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मिडिल क्लास की भी बात करेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आज मैं तमाम चैनल देख रहा था, जो अर्थशास्त्री थे, आम नागरिक थे, सबसे जब पूछा कि कितने नंबर देंगे 10 में, तो सबने कहा 11, किसी ने कहा 12। और ये क्यों कहा मैं आपको बताऊं। जब बजट प्लेस होने वाला था उससे पहले चैनल पे चर्चा चल रही थी 7 लाख की जो लिमिट है टैक्स एग्जेम्पशन की, क्या इसको 10 लाख किया जाएगा, और इसको 12 लाख कर दिया गया। तो ये मिडिल क्लास के लिए तो बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, एक राहत भी है। और ये दर्शाता है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी आम नागरिक की, मिडिल क्लास की चिंता करती हैं। दूसरी बात हमें समझना होगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है, इसमें एक और बड़ा संदेश है। ये बजट रेफॉर्मेटिव है, ये बजट फिस्कल प्रूडेंस होता है। चित्रा जी, पिछले साल जो फिस्कल डेफिसिट था ये 4.8% था। ये बजट कहता है हम 4.4% अचीव करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम जनता के लिए बड़े ठोस कदम तो उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी खजाना खाली कर देंगे और कुछ बचेगा नहीं, जो कांग्रेस पार्टी में होता था। तीसरी बात, मैं समझता हूं इस बजट में किसानों के लिए, देखिए मखाना बोर्ड की बात हुई है, बिहार के किसान हैं और वो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत है। इसके साथ सबसे बड़ी बात एक और आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम है कांग्रेस के समय में 2 लाख करोड़ भी नहीं होता था। आज से 2 साल पहले हमने एक टारगेट बनाया कि 9 लाख से 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। इस बार भी 10 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो जो इकोनॉमी है वो 3 से 4% बढ़ जाती है। तो ये हमें सुनिश्चित कराएगा कि आगे चल के आने वाले वर्षों में पूरे भारत में लाभ हो और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। इसके अलावा कुछ और प्रमुख बिंदु है, मैं अगले भाग में रख दूंगा। लेकिन राहुल गांधी की ओर से कहा गया है, मैं लौट रही हूं। गौरव भाटिया जी, बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, विपक्षी दल भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि गोली के जख्मों पर सिर्फ पट्टी लगाने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से। जी बोलिए। राहुल गांधी से इतना ही कहूंगा, जो विपक्ष जब बजट का भाषण दिया जा रहा था उस वक्त वॉकआउट करता है चित्रा जी, तो आज तो जनता ये कह रही है ये किस तरह का अपरिपक्व विपक्ष है। और आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने को आजमाए हैं, लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं, जिस विपक्ष को कार्य करना है सकारात्मक राजनीति का, वो वॉकआउट कर देता है। अखिलेश यादव कहते हैं महाकुंभ का आंकड़ा दो। अब आप बताइए, इनको बजट की समझ भी है क्या? इनमें परिपक्वता है कि ये बजट पे चर्चा कर सकेंगे? ठीक है,
मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से इसका जवाब ले लूंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। दिल्ली और खासतौर से बिहार पर खास नजर इस बजट के जरिए एक बड़े वर्ग को लुभाने की कोशिश की गई है। विधानसभा के चुनाव दिल्ली में 5 तारीख को हैं, जबकि बिहार में होने हैं नवंबर दिसंबर में। बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से इस बजट की जमकर तारीफ की गई है। केंद्रीय बजट सकारात्मक, स्वागत योग्य है। केंद्र सरकार का ये बजट प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी है, वो कहते हैं। और साथ ही मध्यम वर्ग को जो बड़ी राहत मिली है, 12 लाख रुपए तक की छूट मिलने से मध्यम वर्ग को काफी राहत मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने से किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार आगे लिखते हैं कि सूक्ष्म उद्योगों के लिए एमएसएमई क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किए जाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वो आगे बोलते हैं कि एक बेहतर बजट पेश करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं। ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार की ओर से बाकायदा ट्वीट करके प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद ज्ञापन किया गया है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, उनकी ओर से इस बजट को नाकाफी बताया गया है। और ऐसे में सीधे मैं आपके पास आते हुए अनुराग ढांडा जी, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। जिस मध्यम वर्ग की बात हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, अगर उनका ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वाले को टैक्स में बड़ी राहत दी जाती है, तो फिर आलोचना किस बात की? अनुराग ढांडा जी, मध्यम वर्ग बहुत बड़ी आबादी है, 2/3 दिल्ली में लोग रहते हैं, तो ऐसे में तो तारीफों के पुल बांधने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी आपको कमी दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया जी पूछ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आज मध्यम वर्ग के सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद कर रहे होंगे कि उन्होंने इस मांग को जोर शोर से उठा दिया, मध्यम वर्ग की मांगों को जोर शोर से उठाया और इनको चुनावी मजबूरी में इस तरीके की घोषणा आज करनी पड़ी। लेकिन उसमें भी पेच डाल दिया क्योंकि इनकी नीयत सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने यह कहा कि बहुत महत्वपूर्ण 7 चीजें हैं जो मिडिल क्लास के लिए करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि आप मिडिल क्लास से टैक्स तो इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन उस टैक्स से अपने बिजनेसमैन दोस्तों का 10 लाख करोड़ माफ कर देते हो। हमने कहा था बजट में सबसे पहले यह अनाउंस करो कि उद्योगपतियों का, अपने मित्रों का लाखों करोड़ रुपया कर्ज माफ नहीं करोगे, और उस पैसे से जो टैक्स से इकट्ठा होता है उससे आप मध्यम वर्गीय परिवारों का लोन माफ कीजिए ना, किसानों का लोन माफ कीजिए अगर आपको करना है तो। मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। आपने शायद कहा कि 45 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा, आज जो अनाउंसमेंट हुआ है, आपने ऐसा कहा? चित्रा जी, आपने शायद ऐसा बोला था। तो मुझे लगता है कि वो जो आबादी है उसको भी दुरुस्त देश के, बिल्कुल देश के, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। कुल चित्रा जी, इस देश में कुल 10 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, आपने फायदा पहुंचा दिया 45 करोड़ को। इतना तो मत कीजिए, थोड़ा ठीक ठीक लगा लीजिए। पहले भी काफी लोग टैक्स देते थे, उसमें कुछ और ऐड हो रहे होंगे तो। और उसके अंदर इन्होंने क्या किया? सबसे बड़ा झोल इन्होंने ये कर दिया कि उसके ऊपर आप 50,000 रुपए भी कमा रहे हो तो फिर 4 लाख के ब्रैकेट में चले जाओ। जैसे ही 12 लाख बोला, उसके नीचे 4 स्लैब पढ़ दिए, 4 लाख तक का, 8 लाख तक का, 10 लाख तक का। इन्होंने 15% का टैक्स गिना दिया। दूसरी बात कि इन्होंने क्या कहा, अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। दे दीजिएगा गौरव जी। इन्होंने कहा अगले हफ्ते इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे। क्यों भाई? इनकम टैक्स स्लैब अभी बता रहे हो, बिल अगले हफ्ते लेके आओगे, मतलब उस बिल में पता चलेगा कि छूट कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी कि मिलेगी, या फिर छूट है ही नहीं, बिल के अंदर कुछ और खाका आ जाएगा। क्यों है अगले हफ्ते? क्योंकि वोटिंग हो जाएगी। करते हुए आपने कहा ठीक ठाक लगा लीजिए, तो यहाँ पर दुकान खोल के तो मैं बैठी नहीं हूँ कि ठीक ठाक लगा लूंगी, लेकिन मैं आपको करेक्शन कर देती हूँ। 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ लोग अगर टैक्स देते हैं तो उसके साथ उनके परिवार वाले भी होते हैं। और मैंने जिक्र किया कि 45 करोड़ लोगों को बड़ी राहत है, तो उनके साथ उनके परिवार को भी जोड़ लिया करिए, आप ही ठीक ठाक लगा लिया करिए। अब यकीनन इन आंकड़ों में नहीं फंसेंगे, आप अपनी बात को खत्म कीजिए, उसके बाद मैं सीधे गौरव भाटिया के पास आऊंगी, फिर बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। 45 करोड़ लोगों को बड़ी राहत, यानी कि 10 करोड़ जो टैक्स भरते हैं और बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं। ठीक है, वो भी सही नहीं है। उसमें से भी पहले 8 करोड़ तो दे ही रहे होंगे ना, कुछ एक्सटेंड हुआ है ब्रैकेट, कुछ लोगों को और फायदा मिला है, पहले वाले तो दे ही रहे थे। दूसरी बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, दिल्ली के लिए क्या है इस बजट के अंदर? दिल्ली का नाम तक भी लिया है क्या बजट के अंदर? दिल्ली को कुछ दिया है क्या बजट के अंदर? अगर चुनाव होते हुए भी दिल्ली के लिए एक घोषणा नहीं कर सके, दिल्ली के लिए कोई फायदा नहीं दे सके, तो
तो इसका मतलब दिल्ली का कोई सम्मान नहीं है मोदी जी की सरकार की नजर में। इसका मतलब ये चुनाव के बाद तो कुछ भी नहीं करने वाले हैं दिल्ली के लिए। इसलिए मुझे स्पष्ट तौर पे ये लगता है कि दिल्ली के लोगों को जैसे रिजेक्ट किया है मोदी सरकार ने, अरे पहले ही चुनाव आयोग तक ये मामला पहुंच गया था। पहले ही चुनाव आयोग तक मामला पहुंच गया था कि ऐसा ना हो कि मोदी सरकार दिल्ली को देखते हुए ऐलान करे, और इसी वजह से ये खबर भी सामने आई थी कि बजट में दिल्ली के मद्देनजर कोई ऐलान नहीं होना चाहिए। ये बात तो आप भी जानते हैं अनुराग जी, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, मैं गौरव भाटिया जी 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी, फिर बात कर लेंगे। हाँ, देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें। अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे मजबूरी, हम मजबूती से काम करते हैं, मजबूरी से काम करते हैं। जिनकी टोपी गायब हो गई, जिनका मफलर गायब हो गया, वैगन आर गायब हो गई, और जो झूठ ऐसा बोलते थे मिडिल क्लास की बात ये करेंगे। आज इनको दर्द क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये तो अरविंद केजरीवाल ने कबूला है, इनके सर्वोच्च नेता हैं, कि ये हर घर में पानी देने का इन्होंने वादा किया, दे नहीं पाए। हम लोग जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करके हर घर में 100% कवरेज होगा पूरे भारत में, दिल्ली में भी। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने कबूलनामा दिया, उन्होंने कहा मैं सड़कों को यूरोप और अमेरिका की तरह बना नहीं पाया, माफ कर दो। और क्या ये सत्य नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने स्वयं ये माना था कि यमुना को मैं साफ नहीं कर पाया। आज मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए दिल्ली के चुनाव 4 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जाने वाले हैं, और ये छप्पर फाड़ के बजट दिया है। जनता मान गई है कि नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वो तो पूरा करते ही हैं, जो नहीं कहते वो उससे ज्यादा पूरा कर देते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी वो हैं जो झोल फैला रहते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। 20 कॉलेज बीच में ना बोले, बदतमीजी ना करें, मैंने सुना बात को। मिडिल क्लास को 20 कॉलेज की जरूरत है कि नहीं? आपके चुनावी वादे में था 10 साल पहले। मिडिल क्लास को 20 अस्पताल आपने कहे थे नए बनाएंगे, जरूरत है कि नहीं? आप नहीं दे पाए, हम देने आ रहे हैं। ये फर्क है। और मैं समझता हूं चित्रा जी, आज बहुत खुशी का पल है, क्योंकि आजाद भारत में ऐसा बजट कभी नहीं आया है। ये बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कांग्रेस के समय में 1 लाख से 2.5 लाख करा था टैक्स एग्जेम्पशन, केवल एक बार 2014 में, क्योंकि चुनाव थे। आप सोचिए आज 7 लाख से 12 लाख हो गया। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या आम जनता की बात नरेंद्र मोदी जी ने नहीं सुनी? ठीक है, अब मैं बाकी लोगों के पास जाते हुए, ठीक है। प्रदीप भाटी जी हमारे साथ हैं। प्रदीप भाटी जी, अब गौरव भाटिया जी की ओर से कहा गया है आपको बजट की समझ ही नहीं है। जब बजट का जिक्र होता है तो आप किसी और मुद्दे की एंट्री करवा देते हैं। और बजट से देखिए, उत्तर प्रदेश की भी जितनी आबादी है, यहाँ पर भी जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो बहुत बहुत बड़ी आबादी है, और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आबादी को इसका लाभ पहुंचेगा। तो आप लोगों को कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार के साथ खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन क्या हर मुद्दे पर आलोचना ही की जाएगी? प्रदीप भाटी जी। धन्यवाद चित्रा जी, और आप सभी को नमस्कार। देखिए, मैं किसी की समझ पे तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरूर कुछ आंकड़े पेश करूंगा, उससे समझ आ जाएगा कि किसकी समझ कितनी है। पहली बात तो जो इनकम टैक्स फाइल होता है वो लगभग 7% था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, और 8 करोड़ के आसपास था, 7.5 से 8 करोड़ के बीच में, जिसमें से 4.90 करोड़ तो जीरो टैक्स फाइल हुए थे, और 3 करोड़ 10 लाख सिर्फ टैक्स पेयर्स थे उसके अंदर। और उसमें कितने लोग 12 लाख की रेंज में आते होंगे वो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो जुमलेबाजी की आदत, जिसको आंकड़ों की वो कुंभ से लेके और बजट तक आ गई हो, तो उनको सही आईना दिखाना भी बहुत जरूरी है। पहली बात तो फिस्कल डेफिसिट की इन्होंने बात करी। फिस्कल डेफिसिट 2014 और 15 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो ये बोला गया था कि 16 और 17 में फिस्कल डेफिसिट 3% कर दिया जाएगा, और 3% की जगह अब ये बात कर रहे हैं 4.8% की, क्योंकि 4.4 हुआ नहीं है, दैट इज एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड की तो मैं बात नहीं करूँ, कोई आंकड़ा इनका, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो, इन रियल टर्म्स ये करीब 5% के आसपास चल रहा है, तो वो जो कोई भी आंकड़ा इनका वैसे भी आसपास है ही नहीं, तो उससे हम बात करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी है, और जो समझ के लिए अच्छा है, कि नेशनल डेट जो है वो इतना बढ़ गया है, 51 लाख करोड़ से लेके 181.68 लाख करोड़ हो गया, जो कि बहुत ज्यादा है। आपका फॉरेक्स रिजर्व से ज्यादा आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ चुका है, जो कि $7.11 बिलियन का हो चुका है।
तो ये आंकड़े हैं। दूसरी बात, आपने इंपोर्ट आपका बढ़ गया, आप चाइना को आंख दिखाने वाले, डबल आपने इंपोर्ट कर लिया उसी चाइना से। एक्सपोर्ट आपका बुरी तरह घटा। आपने बात करी एग्रीकल्चर का, अगर मैं बात करूं, क्योंकि 50% वर्कफोर्स जो आती है वो एग्रीकल्चर से आती है और 18% जीडीपी का वो मायने रखता है। उस एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़, पिछले 5 साल का अगर आंकड़ा देखें तो वो 1 लाख करोड़ वापस कर दिया गया। और एग्रीकल्चर ग्रोथ लास्ट फाइनेंशियल ईयर की 1.4% थी और इस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर में 2% और उसके बाद वो 3.8%। इसका जवाब मैं ले लूंगी। गौरव भाटिया जी से और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी उनका रुख करते हुए अर्थशास्त्री अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले जल्दी से मैं जेडीयू का रुख करना चाहूंगी अभिषेक झा जी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ। सर एक एक टिप्पणी बाकी लोगों को ले लेती हूँ, फिर आप बोलिएगा आराम से। आपने कई मुद्दे एक साथ उठाए हैं। अभिषेक झा जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब बिहार सरकार और नीतीश कुमार, आपकी पार्टी जिस बात को लेकर बेहद उत्साहित है, आरजेडी और तमाम पार्टियां, समाजवादी पार्टी को भी आप सुन रहे थे, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। क्या है इस पर जवाब आपका अभिषेक झा जी? विरोधी दलों के नेताओं को भी सुन लिया आपने। विरोधी दल के नेताओं को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता है चित्रा जी। असल में इस शानदार बजट के बाद इनका राजनीतिक बजट थोड़ा गड़बड़ हो गया है और इनकी जो पूंजी है वो गड़बड़ा गई है, इसलिए ये लोग बौखलाहट में इस तरह के बयानों को दे रहे हैं। सचमुच एक प्रगतिशील बजट है और देश के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मिडिल क्लास के जो लोग हैं, 7 लाख से बढ़ाकर जो छूट है 12 लाख तक की आय जिन लोगों की है उनको दिया गया है। बिहार के लिए भी बहुत कुछ खास इसमें है, जिसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी धन्यवाद दिया है एनडीए की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को। मखाना आयोग के गठन से निश्चित रूप से आने वाले समय में सब कुछ बढ़िया और बेहतर होगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं सरकारी कॉलेजेस में, जिससे बच्चों को फिर से एक बार मौके मिलेंगे। आईआईटी पटना यहाँ बिहार में है, उसके भी विस्तारीकरण से सबको लाभ होना ही है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनकी वजह से सीधा फायदा किसानों तक पहुंच रहा है, जो देश के युवा हैं उन तक पहुंच रहा है। तो इन बातों से, क्योंकि कनेक्शन होता है ना, जब सरकार सोचती है देश के लोगों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचती है, किसानों के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में सोचती है, तो इन सब से बौखलाहट तो होनी ही है। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बिहार में होंगे तो उससे भी एक लाभ होगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बिहार के हक में है, देश के हक में है। तो ये लोग कुछ भी कहें, ये तो एक परिपाटी सी बन गई है कि जब भी बजट पेश होगा तो हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो ये इनको यहाँ तक सीमित रहने दीजिए, इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। सदन में आगे आने वाले समय में भी बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा होगी, सकारात्मक बातें होंगी। आपने ठीक कहा कि मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। हमारे साथ 2 बड़े अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। बिहार को यकीनन बहुत कुछ छप्पर फाड़ कर मिला है, इसी वजह से बंगाल से अब जो राजनीतिक दल है टीएमसी के, वो नाराजगी अपनी जता रहे हैं कि सब कुछ बिहार को दे दिया। लेकिन इस वक्त की एक बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, वो अपने दर्शकों के सामने हम रखते हैं। आपको बताते चले कि जैसे ही बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से खत्म किया गया, उसके बाद से तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। किस तरह से बधाई देने वालों का तांता लग गया, चाहे जेपी नड्डा हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान हो, एनडीए के तमाम बड़े दिग्गज नेता वहां पर पास में आते हैं और सभी उनको बहुत बधाई देते हैं। खासतौर से इसलिए बधाई दी जाती है क्योंकि आपने मध्यम वर्गीय परिवार का जिस तरह के ख्याल रखा है, जिस तरह से ध्यान रखा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आप देख रहे हैं सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि सभी को अपने अपने राज्य में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ता है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार ने क्या किया। और 1 लाख रुपए हर महीने कमाने वाले लोगों के लिए ये जो बड़ी राहत सरकार की ओर से आज दी गई है, इसी वजह से तमाम एनडीए के नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। सभी निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण खत्म किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बाकी कैबिनेट के लोग उनको बधाई देने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर पहुंचकर बिल्कुल करीब उनको बधाई दी। और यकीनन आज का दिन ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह की कोशिशें
सरकार की ओर से की गई हैं मध्यम वर्गीय परिवार को लेकर। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री खुद चलकर उनके पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको बधाई देते हैं और उसके बाद सभी के चेहरे खिले हुए हैं। कितना शानदार बजट आपने जो पेश किया है, इससे ये जानदार हो गया है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। और आगे आने वाले वक्त में मिडिल क्लास फैमिली को जिस तरह की राहत मिलेगी जनता, और यहाँ पर देखिए हाथ मिलाकर भी कई लोगों ने, चाहे वो जेपी नड्डा हो, सर्बानंद सोनोवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, तमाम दूसरे, हालांकि विरोधी दलों का कोई भी चेहरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, सभी सत्ता पक्ष के लोग ही हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद चलकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास आते हैं और उसके बाद उनको बधाई देते हैं। और यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बिना देर किए मैं सीधे जो हमारे अर्थशास्त्री मेहमान यामिनी अग्रवाल जी, सीधे आपके पास लौटते हुए, ये तस्वीरें अपने आप में अभूतपूर्व हैं। प्रधानमंत्री खुद चलकर आते हैं और निर्मला सीतारमण की जमकर तारीफ करते हैं। एक अच्छा बजट जिसको उन्होंने 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट करार दिया है और उनको बहुत बधाई भी इसके लिए देते हैं। आज के इस बजट को लेकर मध्यम वर्गीय परिवारों को जो बड़ी राहत दी गई है, इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, या फिर विपक्षी दल जो दावा कर रहे हैं, जो कमियां निकाल रहे हैं, उनकी कमियों में, उनके दावे में दम दिखाई देता है। जी देखिए, अगर आप बजट को देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ख़ास तौर पे अगर शुरुआत करें तो जैसे पिछले भी बजट्स में रहा है तो एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस रहा है। इस बार डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर पे फोकस रहा है। MSMEs को भी माध्यम बनाया है क्रेडिट के माध्यम से। कोशिश की गई है कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, चाहे वो IIT पटना हो या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक फूड एंड टेक्नोलॉजी हो। साथ ही साथ बहुत सारे एक्सपोर्ट्स के माध्यम या जिसे हम कहें इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम को देखा जाए। पर अगर आप बजट को देखें तो ये जो आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका जो प्रीफेस था इकोनॉमिक सर्वे का, उसकी 2 लाइनों में कहा जाता है कि वन मस्ट स्वेट इन पीस टू ब्लीड लेस इन वॉर। एंड कल के प्रधानमंत्री की बात जो हुई थी और उसके बाद प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ था, और उसके पहली बार ऐसा हुआ कि बजट के बारे में या सरकार के बारे में प्रेसिडेंट ने कुछ कहा हो। ख़ास तौर पे अगर आप बाकी इन चीज़ों पे बात करें कि हाई रेगुलेटरी कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो लाइसेंसेस और चीज़ें देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिविल लिबर्टीज़ को लेकर के भी हैं। तो जहाँ पे ये बजट आपको 12 लाख के करीब जो है एग्जेम्पशन दे रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है कि आपके सारे एक्सपेंडिचर्स आज आटे दाल से लेकर के जो है उन पे टैक्स लगाया गया है 5% से लेकर के 28%। तो जो काफ़ी हद तक एक टैक्स टेररिज्म की बात होती है जो फेसलेस है। और एक और बहुत ख़ास चीज़ जो बात की गई है, अगर आप देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी की बात की गई है। कुछ टाइम पहले अगर आप प्रिंट मीडिया में भी देखें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात हो रही थी, और इस बार न्यूक्लियर एनर्जी की बात की गई है, जबकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे इतने टाइम से बात चल रही थी। इस बार पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। लेकिन एक बार फिर से लौट आते हैं उस मध्यम वर्गीय परिवारों पर। देखिए, इस बात का जिक्र इसलिए बार बार करना जरूरी है क्योंकि कई बार हमने देखा है, आरोप लगते हैं कि सरकार भाई जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कर्ज माफ कर देती है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ यकीनन जो लोअर क्लास होता है उसका भी कहीं ना कहीं ख्याल रखा जाता है, और वो बेहद जरूरी भी है ताकि जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है, जिसका जिक्र बार बार महात्मा गांधी की ओर से एक वक्त पर किया जाता था, उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, ताकि जिस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात हम करते हैं लगातार संविधान के जरिए, उसको हम परिपूर्ण कर पाएं। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की बात तो कही जाती है, उनका वोट तो लिया जाता है, लेकिन उसको राहत देने की कोई बहुत बड़ी पहल हाल फिलहाल के दिनों में या पिछले 15 सालों 20 सालों में हमने नहीं देखी है। ऐसे में अगर मध्यम वर्गीय परिवार को ये बड़ी राहत दी गई है तो यकीनन इसका जिक्र करना जरूरी हो जाता है। अखिल स्वामी जी, सीधे आपके पास आते हुए, सरकार की ओर से ये जो निर्णय किया गया है, क्या देर आए दुरुस्त आए? अखिल स्वामी जी। देखिए चित्रा जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी बड़ी राहत आप बता रही हैं उतनी बड़ी राहत है नहीं, एक जुमला है। देखिए, जुमला मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, वित्त मंत्री ने कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, आज उन्होंने बजट पेश किया। कल के इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने कहा कि 25-26 में 2025-26 में
जो हमारी जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो 6.3 से लेकर 6.7% तक रहेगी। और ये ग्रोथ जो उन्होंने फोरकास्ट की है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने की एवरेज ग्रोथ से भी कम है और मनमोहन सिंह जी के जमाने के पिछले 10 साल से भी कम है। तो एक दिन के अंदर, अरे ये बजट तो उनको पता था ये कल पेश करने वाली हैं, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो वो जीडीपी, अच्छा लोन आपके 4 गुने हो गए और जीडीपी ग्रोथ आपकी कम हो गई, आप डेट ट्रैप में हैं। अच्छा एक चीज और बताइए कि अभी एक नेट टैक्स रिजीम जो 1 हफ्ते बाद आप पेश करने वाली हैं, इसका माने आज 1 तारीख है और 5 तारीख को दिल्ली का इलेक्शन होने वाला है। 7 तारीख को जो नया टैक्स बिल आप पेश करेंगी तो क्या उसमें आप ऐसी कंडीशंस डाल देंगी कि इसका लाभ कोई ना उठा पाए? तो क्या वो एक चुनावी जुमला? अच्छा एक मुझे भाटिया साहब की बड़ी अच्छी बात लगी कि हम काम मजबूती से करते हैं। मेरा एक निवेदन है भाटिया साहब से कि जैसा कुंभ के अंदर आपने मजबूत काम किया है, कृपा करके देश की अर्थव्यवस्था से वैसा काम ना करें। लोग तड़प रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अमीरों के लिए वीआईपी घाट आपने बना दिए हैं और गरीब जो है वो बेचारा कुचल कुचल के मर रहा है। तो इसलिए कृपा करके इतनी मजबूती से देश की अर्थव्यवस्था के साथ कम से कम काम ना करें। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। पहले अखिल जी की ही बात का जवाब देता हूं। देखिए होता क्या है, अखिल जी क्योंकि अर्थशास्त्री आपने लिखा है इसलिए मैं उनके लिए व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो बजट आया है ना ये सुनिश्चित करेगा कि हम कैसे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और आप कुंभ की बात कर रहे हैं अखिल जी, मैं आपको बताता हूं ये कीर्तिमान वहां बना है कि 25 से 30 करोड़ श्रद्धालु वहां जा चुके हैं, अभी कुंभ पूरा नहीं हुआ। और मौनी अमावस्या को एक भी अगर मौत हो तो दुखद है, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप किसी श्रद्धालु से, किसी साधु से, किसी संत से, और चित्रा जी भी वहां पे थी, पूछिए किस तरह की व्यवस्था करी है। मैं समझता हूं आज तक कभी ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन आज का जो मुद्दा है उस पर आता हूं। समाजवादी पार्टी को पहले उत्तर देते हैं। समाजवादी पार्टी का बजट क्या होता था मैं आपको बताता हूं। पहला निर्णय अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा सारे एमएलए को 40 लाख की गाड़ी दे दो। जब दबाव बनाया भाजपा ने तो वापस लिया। कब्रिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए देते थे। 2012-13 का बजट है, 13-14 का है, देख लीजिएगा। शमशान घाट के लिए 0, यहां भी तुष्टीकरण होता था। दूसरा, आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को इतनी समझ नहीं है कि राइट ऑफ क्या होता है और वेवर क्या होता है। बैंक राइट ऑफ करते हैं अपनी बैलेंस शीट को बेहतर बनाने के लिए, और ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस है। यहां अर्थशास्त्री बैठे हैं, दोनों बता देंगे मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। किसी कारोबारी का वेवो से ही करा, बैंक ने अपनी बैलेंस शीट को सही करने के लिए उसको केवल राइट ऑफ किया। और एनसीएलटी का, इंसॉल्वेंसी कोड का कानून भी हम लाए, और मैं गर्व से कह सकता हूं 7 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा कांग्रेस पार्टी ने दिया था और जो खराब हो गया था उसको रिकवर किया हमारे कानून ने। तीसरी बात, मैं आपको मिनिस्ट्री वाइज कुछ बताता हूं, ये बड़ा अहम है। इस बार किसानों के लिए बजट है 1,71,437 करोड़। कांग्रेस के समय में 13-14 का बता रहा हूं 27,000 करोड़ था। हेल्थ का, स्वास्थ्य का 98,000 करोड़ है, कांग्रेस के समय में 37,000 करोड़ था। एजुकेशन, शिक्षा 1,28,000 करोड़ हमने दिया है, कांग्रेस के समय में 65,000 करोड़ था। डिफेंस का बजट आज तक का सर्वाधिक, क्योंकि हम चाहते हैं भारत मजबूत हो और सुरक्षित रहे। 4,91,000 करोड़ हमने दिया है, 2,03,000 करोड़ कांग्रेस के समय में था। इसके अलावा जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ रुपए, मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना में 55,000 करोड़ रुपए, किसानों के लिए यूरिया की सब्सिडी के लिए 49,000 करोड़, फार्मर के क्रॉप इंश्योरेंस के लिए 12,300 करोड़। ये मैं इसलिए बता रहा हूं चित्रा जी, सर्व समावेशी बजट है, हर वर्ग के नागरिक का ध्यान में रखते हुए ये बजट लाए हैं। आप सकारात्मक सुझाव दीजिए, रोंदू फूफी मत बनिए, छाती मत पीटिए, क्योंकि जनता इसका स्वागत कर रही है। अगर तर्क करना है तो कुछ गुणवत्ता के आधार पर करिए, केवल नुक्ताचीनी करने के लिए तर्क मत करिए। अनुराग ढाढा जी। चित्रा जी, 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं इस बजट से संबंधित जो हमको समझनी चाहिए, जो हम लगातार कह रहे हैं। मिडिल क्लास की अगर मदद करनी है सरकार को
तो सबसे पहले एजुकेशन और हेल्थ पे मदद करनी पड़ेगी। एजुकेशन बजट के अंदर वही 2% पे टिके हुए हैं, कुछ नहीं बदला। हेल्थ बजट के अंदर वही 2% पे अटके हुए हैं, कुछ नहीं बदला। अरे फिर बीच में बोलने लगे गौरव जी, यार बड़ी परेशानी है आपके साथ, तो बहुत दिक्कत है आपके साथ। फिर मैं बोलूंगा बीच में, फिर आप परेशान हो जाएंगे। जनता की तरफ आप सुनिए पहले, सुनिए पहले। इतना काम किया है ना भाई, बजट अच्छा लाए हो ना, सुनो फिर। आपका अगर बजट अच्छा लाए भाई, अगर बजट अच्छा लाए हो तो सुनो ना। अरे आप एंकर हैं कि आप सवाल पूछेंगे? क्या हुआ? अरे आप एंकर हैं कि आप सवाल पूछेंगे? शांत होइए ना थोड़ा, शांत होइए। अरे शांत हो जाओ भाई, बजट की पोल खुलने दो। जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे, प्लीज ठीक है। आप उसके बाद जवाब दे दीजिएगा गौरव जी, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार अनुराग ठाकुर जी की बात पूरी हो जाए। शांत रहिए, बजट की पोल खुलने दीजिए, शांत। बिल्कुल। मैं चित्रा जी, मैं फिर अपनी बात शुरू करता हूं। एजुकेशन और हेल्थ पे जब तक सरकार पैसा नहीं लगाएगी तब तक फिर शुरू हो गए। अरे फिर शुरू हो गए, अरे फिर शुरू हो गए। मोदी जी का झोला ही गायब हो गया है, 12 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। फिर मैं बोलूंगा तो फिर आप इधर उधर भागोगे। शांति से सुनिए, बजट की पोल खुल रही है, शांति से सुनिए। आप एंकर नहीं है जो आपके उत्तर दूं, आप एंकर नहीं है जो आपके उत्तर दूं। शांति से सुनिए गौरव भाटिया। देखिए एजुकेशन और हेल्थ पे जब तक काम नहीं करेगी, देखो एजुकेशन हेल्थ बोलते ही, एजुकेशन हेल्थ बोलते ही ये परेशान होते हैं। चित्रा जी ये इनकी कमजोर नब्ज है, ये इनकी कमजोर नब्ज है। एजुकेशन और हेल्थ में जैसे ही बोलूंगा इनकी कमजोर नब्ज है, ये चिल्लाएंगे। एजुकेशन और हेल्थ मिडिल क्लास को चाहिए। ये देखिए ऐसे होती है मिडिल क्लास की मदद। अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं से हर महीने 25,000 रुपए के करीब हर मिडिल क्लास परिवार का बचता है। आप अगर अच्छे स्कूल पे खर्च करेंगे तो उनको प्राइवेट स्कूलों में पैसा नहीं फूकना पड़ेगा मिडिल क्लास को। आप अगर अच्छे अस्पतालों पे, मोहल्ला क्लिनिक पे खर्च करेंगे, उनको दवाइयों पे और इलाज पे नहीं फूकना पड़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ पे इनके बजट में कोई चेंज नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली के लिए मैंने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं दिया इस बजट में। मैं क्यों कह रहा हूं चित्रा जी सुनिएगा। 486 रुपए प्रति पर्सन, प्रति व्यक्ति किसी भी म्यूनिसिपैलिटी में पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार देती है, और ये दे रहे हैं पूरे देश के अंदर। दिल्ली के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए 486 रुपए पर पर्सन कितना पैसा हमको मिलना चाहिए। एक चवन्नी अरे अलग से दिल्ली के लिए अगर ऐलान हो जाता अनुराग जी, तो आप ही लोग आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताते और कहते कि कार्रवाई किया जाए, तो दिल्ली के स्पेसिफिक कैसे किया जा सकता था? ये बात भी तो बड़ा है ना। दिल्ली के मद्देनजर अगर ऐलान होता तो आप लोग कहते आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया है। कैश बांट रहे हैं, परवेश वर्मा जी कैश बांट रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को कब मानते हैं? कैलाश गहलोत कैश बांट रहे हैं, चुनाव आचार संहिता को कब मानते हैं? ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से, वक्त हमारे पास कम है। गौरव भाटिया जी उनके आरोपों पर जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, इनको देना नहीं था गौरव भाटिया जी, इनको देना नहीं था दिल्ली के लिए कुछ भी, इसलिए इन्होंने नहीं दिया। वक्त कम है गौरव भाटिया जी, जल्दी एक चीज और, एक आखिरी चीज, 10 सेकंड 10 सेकंड ठीक है 10 सेकंड दे रहा हूं, वो चुप हो जाए तो दूंगा। इन्होंने ये कहा कि देश भर के डिलीवरी बॉयज को रजिस्टर करेंगे, 1 करोड़ डिलीवरी बॉयज को रजिस्टर करेंगे, आयुष्मान योजना उनको देंगे। कितने अनुराग जी प्लीज, मेरे पास वक्त कम है, उनकी बात हो जाए जल्दी से। गौरव भाटिया जी 2 लाइन में प्लीज। अनुराग जी प्लीज, मैं 10 सेकंड ले रहा हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। चित्रा जी 10 सेकंड ले रहा हूं। नहीं, अब मेरे पास 10 सेकंड नहीं है सर, मैं माफी चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी की बात खत्म हो जाए, मुझे वाइंड अप करना है। गौरव भाटिया जी, एक ही लाइन की बात है। हाँ देखिए, सुनिए चित्रा जी, करोड़ों दर्शकों ने ये देखा है, दिल्ली के सारे दर्शकों ने भी देखा है कि इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ये कहा आप नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कारोबारियों के करोड़ों रुपए माफ कर दिए हैं। मैंने बताया फर्क क्या होता है राइट ऑफ और वेवर में, और इनका हेल्थ मॉडल और एजुकेशन मॉडल पे जनता ये सवाल पूछ रही है। हेल्थ मॉडल अगर तुम्हारा इतना अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल अपने गले की सर्जरी कराने बेंगलोर क्यों जाते हैं, और उसके बाद राघव चड्ढा यूके क्यों जाते हैं? अगर इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है तो अरविंद केजरीवाल के अपने बेटे उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? मनीष सिसोदिया के अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? अगर इतना अच्छा है तो सरकारी स्कूलों में पढ़ना था। टॉयलेट सीट को ये क्लासरूम बताते थे। जनता इंतजार कर रही है। पंजाब से महिला झाड़ू लेके आई हैं,
कह रही है हमारा वक्त हमारे 1000 पास रुपया नहीं इतने मिला, की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन यकीनन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट अच्छे दिनों के संकेत का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, राहत लाने वाला बजट है। हर महीने अगर 1 लाख रुपए आप कमाते हैं तो फिर अब आपको टैक्स सरकार को नहीं देना होगा। इसी के साथ महादंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन लगातार कवरेज इस खबर को लेकर एबीपी न्यूज पर जारी है। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।